चलिए देखते हैं इस वीडियो में पॉलिटी से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कई एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये वीडियो बीपीएससी टीचर या बिहार गवर्नमेंट पे होने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं पॉलिटी से। हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, आम आदमी पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? आम आदमी पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? सही आंसर इसका हो गया बी नंबर 2012। आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुई थी। अगर आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो इसके पार्टी के प्रमुख अध्यक्ष, पार्टी के प्रमुख लीडर अरविंद केजरीवाल थे और इस पार्टी का राष्ट्रीय चिन्ह, इस पार्टी का चुनाव चिन्ह आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल थे और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू था। अगर अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो जैसे भारतीय जनता पार्टी इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। इसके पहले 1978 में जनता पार्टी से यह पार्टी बनी थी, लेकिन 1980 में इसका नाम बदल करके भारतीय जनता पार्टी कर दिया गया था। कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस 1885 में बनी थी और यह भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी है जिसने भारत को आज़ाद दिलाने में काफ़ी ज़्यादा योगदान नहीं दिया। भारत को अंग्रेजों के हाथों से आज़ाद कराने में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। इसका चुनाव चिन्ह पंजा छाप, हाथ का पंजा छाप है। बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनी है। 1984 में बनी थी। बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनी थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात करते हैं तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह हंसिया और हथौड़ा है, वह पार्टी 1964 में बनी है। 1964 में बनी थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013 में, नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013 में और आम आदमी पार्टी 2012 में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश को, यानी कि बताना है कितने तारीख को, जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो हमें बताना है कि ये कब पेश किया गया था। सही आंसर इसका हो गया 13 दिसंबर 1946। कांग्रेस की तीसरी बैठक में पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को, जिसमें 9 के बाद 11 दिसंबर को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर को, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसमें उद्देश्य का प्रस्ताव रखा था। यह प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था या रखा गया था। उद्देशिका को के.एम. मुंशी, ध्यान दीजिएगा, के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनैतिक जन्मपत्री कहा था। राजनैतिक जन्मपत्री कहा था। उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनैतिक जन्मपत्री कहा था। संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के, भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है। फिर से ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। बताना है कि कौन भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासन के प्रशासन से संबंधित है। सही आंसर इसका हो गया आर्टिकल 239। आर्टिकल 239 आर्टिकल 239 आर्टिकल 239 में केंद्र शासित प्रदेश और प्रशासन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। चलिए अलग अलग ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा अगला ऑप्शन देख लेते हैं। एन ऑप्शन में दिया हुआ है आर्टिकल 233 239 में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा संचालित किया जाता है, जो प्रशासक या उपराज्यपाल के सहयोग के अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल का पदस्थापन किया जाता है, उनको बैठाया जाता है और वही केंद्र शासित प्रदेशों में देखरेख करते हैं। मुख्य रूप से वही उन्हीं के अंदर में देखरेख होती है। आर्टिकल 233 की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। आर्टिकल 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से किया जाता है। आर्टिकल 224 की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 224 में उच्च न्यायालय में किसी कारणवश अगर अत्यधिक जजों की नियुक्ति की आवश्यकता होती है तो उससे संबंधित प्रावधान है, जिसमें 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक के लिए अतिरिक्त या कार्यवाहक जजों की नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 224 में। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन को देख लेते हैं। तो शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ कराना, सही बात है। शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ कराना यह कार्य सामुदायिक विकास कार्यक्रम का है। जीवन स्तर को बेहतर बनाना, यह भी सही है। राजनैतिक प्रशिक्षण, यह भी सही है। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ करवाना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना और राजनीतिक प्रशिक्षण, ये सभी हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन को देखते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया भारतीय संविधान में दंड प्रक्रिया संहिता राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। दंड प्रक्रिया समिति को कॉन्करेंट लिस्ट में, या फिर कह सकते हो कि जिसमें दोनों के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, समवर्ती सूची में रखा गया है। अर्थात समवर्ती सूची में रखा गया है। दंड संहित प्रक्रिया को समवर्ती सूची में रखा जाता है। इसमें शामिल विषयों को पर समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा नियम बनाए जाते हैं, उसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता समवर्ती सूची का विषय है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिगृहित किया था। बताना है कि राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था। सही आंसर इसका हो गया 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया है। हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन है, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। भारत सरकार ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी। सही आंसर हो गया 1913 में। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 1913 में बुलाई गई थी। अगर विधान परिषद की बात करते हैं, इसे गठन की बात करते हैं, तो बिहार विधान परिषद का जो गठन था वो 1912 में किया गया था। इसकी गठन 1912 में की गई थी और इसकी पहली बैठक
20 जनवरी 1913 में 20 जनवरी 1913 में पटना कॉलेज बांकीपुर में बुलाई गई थी। इसकी पहली बैठक बिहार विधान परिषद का गठन 1912 में किया गया तथा इसकी पहली बैठक 20 जनवरी 1913 में पटना कॉलेज बांकीपुर में बुलाई गई थी। अगर बिहार राज्य गठन की बात करते हैं तो बिहार राज्य का गठन 1 अप्रैल 1912 बिहार राज्य गठन 1 अप्रैल 1912 को किया गया था। वहीं है, लेकिन अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं या अधिसूचना की बात करते हैं तो उसे 22 मार्च को किया गया था। 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी 22 मार्च को बिहार की स्थापना की अधिसूचना दी गई थी, इसीलिए 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? सही आंसर हो गया, बिहार विधानसभा में कुल 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटों का आरक्षण दिया गया है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटों का आरक्षण है और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटों का आरक्षण किया गया है। इसी के साथ अगर लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में 40 सीटें और राज्यसभा में 16 सीटों का आरक्षण दिया गया है। लोकसभा में 40 सीटें और बिहार की तरफ से लोकसभा में 40 सीटें और राज्यसभा में कुल 16 सीटें रखी गई हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में राजनैतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? भारत में राजनैतिक दलों का पंजीकरण बताना है कि ऑप्शन में किसके अनुसार किया जाता है। हम डायरेक्ट सही ऑप्शन को देखते हैं। सारे ऑप्शन को पहला पॉइंट दिया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा, तो ये गलत हो गया, ये गलत है। चुनाव आयोग अपनी बैठक की कार्रवाई में करते हैं, ये बिल्कुल सही है, सही ऑप्शन हो गया हमारा। चुनाव आयोग अपनी बैठकों की कार्रवाई में भारत में राजनैतिक दलों का पंजीकरण करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया था? राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया था? सही ऑप्शन इसका हो गया, संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा बनाया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग को संसद द्वारा अधिनियम पारित करके बनाया गया था। यह अधिनियम 1990 में पारित किया गया। इस अधिनियम को, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम को 1990 में प्रस्तावित किया गया था या पारित किया गया था और 1992 में इसे पूर्ण रूप से गठित कर दिया गया, यानी 1992 में इसे पूर्ण रूप से चालू कर दिया गया। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 73वें संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नया खंड जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की थी। हमें बताना है कि 1992 में 73वें संविधान संशोधन में कौन सा एक नया खंड जोड़ा गया था जिसमें पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुआ था। सही आंसर इसका हो गया खंड 9 भाग 9 में। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया था? सही ऑप्शन इसका हो जाएगा हमारा जेडीयू के द्वारा। नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन जेडीयू के द्वारा किया गया था। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। सामुदायिक विकास का क्या उद्देश्य है? बताना है कि सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन देखते हैं। समरस जीवन, बिल्कुल सही बात है, समरस जीवन सामुदायिक विकास का उद्देश्य है। आर्थिक विकास, ये भी सामुदायिक विकास के अंतर्गत आता है।
पूंजी निर्माण, मानव पूंजी निर्माण, इसे भी सामुदायिक विकास के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो गया हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। सामुदायिक विकास की अगर बात करते हैं तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी वो 2 अक्टूबर 1952 में की गई थी। 2 अक्टूबर 1952 में की गई थी। इसको प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हुई थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना, उसके अंतर्गत इसको रखा गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य में कृषि के उत्पादन को बढ़ाना, ग्रामीण बेरोजगारी को कम करना, गांव में परिवहन और संचार के साधनों का विकास करना, प्राथमिक शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रों में सुधार करना, ये प्रमुख कार्य थे उसके। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर हो गया श्री M.C. सीतलवाड़। श्री M.C. सीतलवाड़ स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। श्री M.C. सीतलवाड़ स्वतंत्र भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की अगर बात करते हैं तो इसका गठन 1955 में किया गया था। इसका गठन 1955 में किया गया था और यह एक गैर संवैधानिक आयोग है। विधि आयोग एक गैर संवैधानिक आयोग है और स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष श्री M.C. सीतलवाड़ थे। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है? बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है। तो सर्वोच्च न्यायालय एक सिविल न्यायालय है, सही बात है। एक संघीय न्यायालय है, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम विवेचक है, ये भी सही बात है। तो सही आंसर इसका हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। सर्वोच्च न्यायालय एक सिविल न्यायालय, संघीय न्यायालय और संविधान का अंतिम विवेचक है। इसकी स्थापना की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 में की गई थी। 28 जनवरी 1950 में की गई थी। स्वतंत्र भारत में इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को रखा माना गया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। संविधान अधिनियम 2019, जिसे 103वां संविधान संशोधन भी कहा गया है, उसे में भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों को संशोधित किया गया था? बताना है कि संविधान अधिनियम या 103वां संविधान संशोधन 2019 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया था। ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया था। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में 15(6) और 16 में 16(6) को जोड़ा गया था। 15(6) और 16 सब क्लॉज में 6 को जोड़ा गया था। इसमें EWS पर आरक्षण की बात की गई थी। इसमें EWS आरक्षण की बात की गई थी। इसी में एक इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 15 और आर्टिकल 16 से संबंधित एक और संविधान संशोधन है जो 124वां संविधान संशोधन है। 124वें संविधान संशोधन और 103वां संविधान संशोधन दोनों आर्टिकल 15 और 16 के लिए ही रखे गए हैं, किए गए थे। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि 124वां संविधान संशोधन एक विधेयक या बिल था जिसे लागू किया गया था। 124वां संशोधन विधेयक या बिल था जिसे लागू किया गया था। वहीं 103 की अगर बात करते हैं तो 103 संशोधन एक अधिनियम या एक एक्ट था। 103 एक एक्ट था, एक एक्ट या इसको हम कह सकते हैं कि एक अधिनियम था, जबकि 124वां एक बिल था या जिसे हम विधेयक के रूप से जानते हैं, विधेयक कह सकते हैं। दोनों में 15 में सब क्लॉज 6 और 16 में भी सब क्लॉज 6 को जोड़ा गया था। अब देखते हैं ऑप्शन को देख लेते हैं एक और अच्छी तरह से कौन से ऑप्शन बचे हैं। जैसे सबसे पहले आता है आर्टिकल 15 की, तो आर्टिकल 15 यानी कि अनुच्छेद 15 में भेदभाव निषेध, यानी कि किसी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसी में EWS और OBC आरक्षण का भी प्रावधान है। आर्टिकल 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है और इसी आर्टिकल में
ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के आरक्षण का भी कुछ प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 16 में अवसर की समानता की बात की गई है, अवसर की समानता की बात की गई है और इसमें पिछड़े वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण भी रखा गया है। पिछड़े वर्ग और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आरक्षण भी रखा गया है। आर्टिकल 17 की बात करते हैं तो आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का या अनटचेबिलिटी और कई बार परीक्षा में यह पूछा गया है। जूनियर लेवल के एग्जाम में अनटचेबिलिटी कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसे ठीक से याद कर लेंगे। आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता का अंत और आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत का प्रावधान है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद लंबे समय तक भारत में राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस व्यवस्था का आधिपत्य बना रहा। यह बात किसने कही थी? किसने कहा था कि बहुदलीय व्यवस्था के कारण भारत में कांग्रेस की व्यवस्था यानी कि कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय तक बनी रही? सही आंसर इसका हो जाएगा रजनी कोठारी के द्वारा कहा गया था। यह बात रजनी कोठारी के द्वारा कही गई थी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन साधारणतः डैश प्रशासन के लिए स्थापित की जाती है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मुख्य रूप से बड़े कस्बों के लिए स्थापित की जाती है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को बड़े कस्बों के लिए स्थापित किया जाता है। गांव की बात करते हैं तो गांव में पंचायत की व्यवस्था रखी गई है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारत का संविधान, बताना है कि भारत का संविधान की क्या विशेषता है। तो भारत का संविधान, ऑप्शन को देख लेते हैं, उधार का एक बोरा है, दूसरे संविधान की कोई नकल नहीं है, सी नंबर अमेरिकी संविधान की नकल है, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक और ई नंबर इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन को अगर देखते हैं तो इसका सही ऑप्शन होगा कि भारत का संविधान उधार का एक बोरा है। भारत का संविधान उधार का एक बोरा है जिसमें हर एक अलग अलग देशों से, कुल मिला क्या कह सकते हो कि कई 60 देशों से कुछ 60 देशों के संविधान को मिला करके हमारे देश की संविधान बनाई गई है। भारत का संविधान उधार का एक बोरा है।